वंदे मातरम। संविधान के हम अपने पहले भाग में देते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत, और उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 2 ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी अगर सब कोई भी दूसरा राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो उसकी स्थापना और उससे संबंधित सभी कानून इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करना। जैसे उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया, ये नाम परिवर्तन का विषय था। ऐसे ही जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया गया, ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत था। तो जब भी सीमाओं या उसमें परिवर्तन होता है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 5 से 11, ये सभी नागरिकता संबंधी विषय हैं, यानी भारत के जो नागरिक होंगे उनको जो नागरिकता है वो भी, और जो विदेशी भारतीय नागरिक होंगे या फिर किसी को मानद नागरिकता मिलती है या फिर कई किसी क्षेत्र को भारत अपने राज्य में मिला लेता है तो उनकी नागरिकता संबंधी विवाद को, या फिर एनआरआई को, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से शादी करता है या कोई विदेशी युवती से शादी करता है, इन सभी चीज़ों में 5 से 11 तक ये सभी नागरिकता संबंधी विषय आते हैं। अनुच्छेद 12 ये राज्य की परिभाषा है, यानी एक राज्य को क्या कहा जाएगा, क्या उसका डेफिनेशन होगी, वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 13 ये मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अब ये मूल अधिकार क्या होते हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे जो चीज़ें असंगत है, यानी उनको अल्पीकरण करने का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ें उनकी कंट्रोवर्सी में आती हैं वो इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता है, इन्हीं को आप फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, यानी कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति बराबर है, वो कोई किसी भी जाति मजहब या किसी भी तरीके से आता हो, सभी बराबर हैं। और अनुच्छेद 14 के 2 अपवाद होते हैं। ये 2 अपवाद कौन कौन से होते हैं, तो जो राष्ट्रपति होता है वो प्रमुख होता है और राज्यपाल प्रमुख होता है, क्योंकि ये दोनों भी संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। इसीलिए अगर अनुच्छेद 14 के अपवाद की बात आए तो 2 लोग होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुच्छेद 15 ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिषेध करते हैं, यानी धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न मूल, न वंश, न जाति, न लिंग, ये सभी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में समलैंगिकता से जुड़े हुए मुद्दे इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उठाए गए थे। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी भारत सरकार के जितने भी अवसर दिए जाते हैं किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में या एजुकेशन में, उन सभी में सभी को समान अधिकार होंगे, ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 17 अस्य पृष्ठता का अंत, अस्य पृष्ठता का मतलब होता है सीधा सीधा छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत के विषय में ये है, जैसे जो सबरीमाला का विषय उठाया गया था वो इसी अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, ऐसा करके बताया गया था। उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत ये जो भारत रत्न जैसी व्यवस्थाएं हैं, एक बार भारत रत्न को इसी के अंतर्गत हटा दिया गया था, फिर बाद में वापस शुरू किया गया। और कौन कौन सी उपाधियां हटाई गई हैं, तो जैसे किसी को ब्रिटेन के ज़माने में जब ब्रिटेन का यहाँ शासन था तो नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, ऐसे बहुत सारे मानद उपाधियां दी जाती थी, तो उन सब का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 ये वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी जो बोलने की स्वतंत्रता है, यानी प्रेस फ्रीडम। आप जानते हैं टीवी मीडिया इतना हर विषय पे डिस्कशन करती है, उसकी वजह यही है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उनको राइट्स है कि वो चीज़ों को उठाएं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका सीधा सीधा इतना मतलब है कि किसी भी अपराधी को जब तक उसके ऊपर दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, वही अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यही है राइट टू मैरिज, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार मिला वो इसी में संशोधन करके मिला था, अनुच्छेद 21 का जब जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वही अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 क्या है, मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी आप इंसानों को बेच नहीं सकते, यानी उनकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, या फिर बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, ये अनुच्छेद 23 है।
अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों में बालकों के नियोजन यानी जो बालक होते हैं बाल श्रम उसका यहाँ पे विरोध किया गया है और ये स्पेशली बच्चों के लिए है। जबकि जो अनुच्छेद 23 है वो सभी प्रकार के बलात्श्रम को मतलब किया गया है। उनसे किसी भी प्रकार का अगर काम करवाया जाता है तो भी वो उस दायरे में आ जाता है। जबकि कारखानों में या फिर किसी दूसरी जगह पे काम करवाना अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो इसी के अंतर्गत अपना धार्मिक प्रचार करती हैं। ये जगह जगह पर किसी भी प्रकार के जुलूस निकालती हैं, वो सब ये स्वतः की मान्यता के थ्रू है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। वो जगह जगह अपने फंक्शन करवाते हैं, कोई अलग अलग कार्यक्रम करवाते हैं, ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है, यानी वो अपने रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है आप कह सकते हैं, उसमें जैन भी है, उसमें मुस्लिम भी है, ये सभी जो हैं उनके हितों को संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आप सबने मदरसों का नाम सुना होगा। मदरसे या जो भी चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को अपने हिसाब से प्रशासन करें और उनको चलाएं, ये अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 32 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। ऊपर दिए गए ये जितने अधिकार हैं, अगर इनमें से कभी कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी आप अपने राइट्स के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। वही है अनुच्छेद 32, इसीलिए ये शब्द लिखा है उपचार, यानी ऊपर कोई चीज़ों में दिक्कत होती है तो उसके लिए अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यही है जिसकी मांग सबसे ज़्यादा लोगों में है कि एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यानी यूजीसी लागू होनी चाहिए, ये उसी का विषय है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। जो भी हमारे कृषि और पशुपालक हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार के कानून अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये जो 48 का है वो पर्यावरण से संरक्षण है। आपने देखा होगा कहीं कोई रोड बनती है तो उसके बाद कुछ लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं पर्यावरण के। जैसे मेट्रो का एक प्रोजेक्ट था, मेट्रो आरे शेड वाला महाराष्ट्र में, उन सब में भी जो याचिका दायर की गई थी उनमें यही कहा गया था कि अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत उसका उल्लंघन हो रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं में ये चीज़ें होती हैं। जैसे जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था तो कुछ पर्यावरणविद चले गए थे, तो वो सभी अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। जितने भी बड़ी जो संस्थाएं के, जैसे अशोक स्तंभ है या फिर लाल किला है, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि लाल किला बना है तो उसे गिरवा क्यों नहीं दिया जाता, या फिर ताजमहल को क्यों नहीं करवा दिया जाता। तो जो भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं उसको इसी के अंतर्गत संरक्षण मिला है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, यानी वो सरकार का दायित्व होगी। अनुच्छेद 50 ये है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग कर देना। अब यहाँ पे कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद, जिसकी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, और न्यायपालिका पूरा सुप्रीम कोर्ट और उसकी व्यवस्था, यही है। तो इन दोनों के अलग अलग पृथक्करण क्या होंगे वही यहाँ बताया है कि कौन किस दायरे पे आता है। अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, यानी भारत इसमें किस प्रकार का योगदान देता है और भारत का स्टैंड क्या होगा, वही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 का तो ये है मूल कर्तव्य। पहले जो हमें मिले थे वो फंडामेंटल राइट्स थे, जो हमें 5 से 12 के बीच मिले थे, उसके बाद मिले जिसका अधिकार था। ये जो 51 का है ये है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का मतलब हमारी संविधान के प्रति क्या ड्यूटी है, वो 51 का में बताए गए हैं मूल कर्तव्य, जो कि 10 हैं। अब जाते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उस पद के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी वो जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी संपूर्ण संघ की कार्यपालिका शक्ति उस पर निहित होगी, यही 53 है। अनुच्छेद 54 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यानी कौन क्या उसकी में प्रक्रिया अपनाई जाएगी,
वही अनुच्छेद 54 है जिसमें एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है, वही है। अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी किस तरीके से उसमें प्रस्ताव पारित होगा, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ये अनुच्छेद 55 का विषय है। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहेगा, इमरजेंसी में क्या पद बढ़ाया जा सकता है, कभी अचानक पद खाली हो जाए तो उसके विषय में क्या करना है, वो राष्ट्रपति पदावधि है। अनुच्छेद 57 ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है यानी कोई राष्ट्रपति अगर पुनः निर्वाचित होता है तो उसमें क्या है, ये 57 का विषय है, जबकि भारत में अब तक ऐसा हुआ नहीं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, अहर्ताएं का मतलब होता है योग्यताएं यानी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिनके थ्रू राष्ट्रपति आप चुने जा सकते हैं या चुनने के लिए आप आगे आ सकते हैं। अनुच्छेद 60 ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ऐसा इसलिए प्रतिज्ञान शब्द इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो अनुच्छेद 14 आया था जहाँ समता का अधिकार है, सब लोग बराबर हैं, वहाँ पे दो लोग ऐसे हैं जो उसके अलग कैटेगरी में आते हैं यानी उनको ज़्यादा संविधान में दर्जा है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, क्योंकि दोनों भी अपने राज्य या अपने क्षेत्र में संविधान का पालन करने यानी उसकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं, जबकि बाकी लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं, ये फर्क होता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग जलाने की प्रक्रिया है यानी कभी अगर राष्ट्रपति लोगों पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि राष्ट्रपति किसी एक का पक्ष ले रहे हैं तो ऐसे में वो या अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उनके लिए जो इम्पीचमेंट की व्यवस्था है वही है राष्ट्रपति महाभियोग जलाने की प्रक्रिया, वो अनुच्छेद 61 का विषय है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 के अनुसार है। फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शपथ यानी अगर राष्ट्रपति चाहे किसी की सजा को क्षमा करना या उसकी फांसी को चेंज करना तो वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मिला हुआ है। अनुच्छेद 74 ये राष्ट्रपति और सहायता को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, एग्जैक्टली यही वो पावरफुल लॉबी है जो राष्ट्रपति से अपने हर काम करवाती है राष्ट्रपति के नाम पे, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को जो शक्ति मिली है वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ही मिली है। अनुच्छेद 76 ये भारत का महान्यायवादी होगा जिसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। आपने सुना होगा केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है या फिर किसी भी विषय में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ जाते हैं, जैसे अभी समलैंगिकता का मुद्दा है, 18 अप्रैल से उसकी डेली सुनवाई होगी, तो भारत सरकार की तरफ से जो पक्ष रखने जाएंगे वो होगा भारत का महान्यायवादी यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल तो उप महान्यायवादी होते हैं। अनुच्छेद 79 ये है संसद का गठन यानी संसद में कौन कौन होंगे, वो अनुच्छेद 79 है। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, उसके पद कितने होंगे, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना यानी लोकसभा किस हिसाब से वर्क करेगी, वो अनुच्छेद 81 की है। अनुच्छेद 87 है ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, आपने सुना होगा कभी कभी राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, अभिभाषित करते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी सदन में जो किसी भी मतदान होते हैं किसी विषय पर वो इसके अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी सदन में उतने लोग नहीं रहते, इसके बावजूद सदन में जो 10% रहने का नियम है कि अगर 10% लोग हैं तो सदन चलेगा, तो वो भी इसी नियम के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, कभी कभी जैसे जीएसटी के विषय में संयुक्त बैठक हुई थी, इससे पहले कोटा के अधिनियम के विषय में संयुक्त बैठक हुई थी, तो जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं वो अनुच्छेद 108 होता है। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक का मतलब विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक और एक ऐसे विधेयक जिनमें धन से संबंधित बात नहीं होती। तो जो धन से संबंधित बात नहीं होती वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों पर ज़्यादा प्रभावी होता है, और जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रभावी होता है, यानी कि लोकसभा अगर उसे पास कर देती है तो राज्यसभा को पास करना ही होगा। इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं 111 से वो हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।